माना एक घिरनी, रुको, माना एक समतल पृष्ठ, घिरनी नहीं, माना एक समतल पृष्ठ जिसके एक सिरे पर, माना एक समतल पृष्ठ जिसके एक सिरे पर घर्षणहीन तथा द्रव्यमानहीन, जिसके एक सिरे पर घर्षणहीन तथा द्रव्यमानहीन घिरनी लगी है, घिरनी लगी है, इस घिरनी से होकर एक डोरी जाती है, एक डोरी जाती है। इस डोरी के एक सिरे पर एक द्रव्यमान M1 है, M1 बंधा है, M1 बंधा है तथा दूसरे सिरे पर द्रव्यमान M2 बंधा है, दूसरे सिरे पर द्रव्यमान M2 बंधा है, यदि डोरी का तनाव कैपिटल T है, यदि डोरी का तनाव कैपिटल T है और त्वरण स्मॉल a है, तब संतुलन की अवस्था में ब्रैकेट में से यहाँ चित्र जब बनाओगे ना तो वहाँ लिख देना कि M1 बड़ा है M2 से, ही लिखना M1 बड़ा है M2 से। अच्छा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, हाँ भाई दोनों 10-10 किलो के हों और हमने दोनों को बांध दिया, अगर ये बड़ा होगा तो इसे खींच लेगा, सीधी सी बात है, लेकिन दोनों बराबर हों और इसी तरीके से रखे हों तो खींच पाएगा? खींचेगा नहीं खींचेगा? दो ही कंडीशन है। कैसे साइंटिस्ट हो यार, बिल्कुल खत्म वाले हो। दोनों बराबर हैं, दोनों 10-10 किलो के हैं, नहीं खींचेगा? रुक जाएगा ना? अब घर पे आएगा ट्राई करके देखना, इसमें ग्रेविटी काम कर रही है, वहाँ नहीं कर रही है, ये खींच लेगा इसे। दोनों बराबर के होंगे, एक रखा होगा और एक नीचे को लटका हुआ होगा ना, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण 4+ हो गया है, वहाँ नहीं हुआ है। तो सोचने वाली बात है, पता नहीं क्या है, तो सिंपल सी। अब दोनों संतुलन की अवस्था में तब रुकते जब दोनों लटके हुए होते, दोनों ग्रेविटी बराबर होती, जैसे कल वाला चित्र था, अब नहीं है। अब देखो संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था में देखो ये बल है, ये भी बल है, बल में से बल जाएगा तो बल ही बचेगा, और बल बराबर होता है ma, ठीक है जी। ये तो हो गई समीकरण नंबर, अभी इसे वैल्यू खोल दो इसकी, यहाँ हो जाएगा m1g - t बराबर m1a, और ये आ गई समीकरण नंबर 1। फिर
दूसरा आ जाता है, देखो यहाँ ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये इसमें से घट नहीं रहा है, इधर क्यों नहीं है, ये सिर्फ यही है और ये जो है सिर्फ एक बल है और वो किसके बराबर होगा, सिर्फ एक ही टी है और टी बराबर जो होगा ना वो m2a के बराबर होगा। यहाँ ये वाला W नहीं काम करेगा, ठीक है। अब इतना आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास, टी का मान है, टी का मान उठा के यहाँ लगाओ, ए का मान आ जाएगा। तो हम कहेंगे देखो समीकरण 1 से निकालेंगे m1g और टी की जगह लगा देंगे ये m2a, इसे इधर ले जाएंगे m1a प्लस m2a, ए इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा m1g, इधर ले आएंगे तो a बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ जाता है। ये वाला मान उठा के लगा देंगे हम कहाँ, समीकरण 2 में, ये वाला मान उठा के यहाँ लगा देंगे तो t बराबर देखो m1 तो ऑलरेडी यही, m2 आ जाएगा, m1 m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी, ये इतना बड़ा होता है। कल वाले में कुछ ना बनाया हो तो बना लेना और बस इतना ही है, एक ये तुरण आ गया और ये तनाव आ गया। तो देखो उधर भाई, घर्षण जो है वो एक प्रकार का बल होता है और वो विरोधी बल है, और वो बल क्या है कि जब दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये है, जब दो पृष्ठ आपस में एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है। देखो आपेक्षिक गति क्या होती है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक गति करेगा, या तो ये करे या ये करे, तो उसे कहते हैं आपेक्षिक गति, एक दूसरे के सापेक्ष गति। तो जब दो या दो से अधिक पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उनके पृष्ठों के मध्य कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, ये गति की विपरीत दिशा में लगता है, ये गति नहीं करवाना चाहता है, ठीक है जी। तो घर्षण बल से फायदा है नुकसान है, दोनों है, ठीक है जी, वो बाद में बताएंगे जैसे है। तो यही परिभाषा है, लिखेंगे पहले इसमें, जब दो या दो से अधिक पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो पृष्ठों के मध्य कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल पृष्ठ लगा लिखेंगे, घर्षण बल वस्तु की होने वाली गति का विरोध करता है। घर्षण बल वस्तु की होने वाली गति का विरोध करता है। एंड डालेंगे घर्षण के प्रकार।
देखो भाई, अभी प्रकार की बात करें, ये है क्वेश्चन, कौन सा घर्षण सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है? तो एक होता है बेलन घर्षण। देखो बेलन घर्षण सबसे कम होता है। बेलन घर्षण वो होता है जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए आगे को चलती है, तो जैसे साइकिल का पहिया जो होता है, तो उनके मध्य जो बल घर्षण बल लगता है उसे बेलन घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण, जब दो वस्तुएं गति कर रही होती हैं, कोई भी या एक वस्तु गति कर रही होती है, तो गति के दौरान उसके पृष्ठों के मध्य जो बल कार्य करता है वो गतिक घर्षण होता है। सीमांत घर्षण वो घर्षण होता है जब वस्तु चलने ही वाली होती है, तो चलने से जस्ट 1 सेकंड पहले वाला जो घर्षण होता है वो सीमांत घर्षण होता है। ये स्थैतिक घर्षण का ही अधिकतम मान होता है, स्थैतिक घर्षण का ही। और सबसे लास्ट में होता है सबसे अधिक जो बल होता है, वो सबसे अधिक जो घर्षण होता है वो होता है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग। सर्पी समझ में नहीं आएगा, स्लाइडिंग, स्लाइड का मतलब सरकना होता है। हम कहूँगा सरक जाओ इधर को, तो स्लाइड हो गए। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, सरकना नहीं होता है, सरकना अलग हो गया। सरकने को कुछ और कहते होंगे इंग्लिश में। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना। जैसे वो कभी तुमने देखोगे ना, वो पानी वाली वाटर वाल में ऐसे करके फिसलते हुए चले जाते हैं, हाँ, तो फिसलना। अगर कोई वस्तु लुढ़क नहीं रही है और चल नहीं रही है और आगे की दिशा में बढ़ रही है, अगर वो फिसल कर बढ़ रही है, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा घर्षण बल कार्य करेगा और वो सर्पी घर्षण होगा। तो ये क्रम जो है ना वो ऊपर लिख लेंगे, रेड लाइन से ऊपर। ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, मतलब ये अलग से नहीं लिखवाएंगे, ये कई सारे घर्षण को मिला के बनाया गया क्वेश्चन है। ये ऊपर लिख लो, बाकी घर्षण के प्रकार लिख रहे हैं। घर्षण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहले वाला हेडिंग डाल देंगे। घर्षण मुख्यतः 3 ही प्रकार का होता है। पहला है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं इसे। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा वाला? क्या है? क्या आगे है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे आगे FS। एस स्मॉल बनाना है, ये प्रदर्शित करते हैं इस चीज से। पहला वाला हेडिंग डाल दो इसमें। हो गया भाई? देखो भाई, पहला स्थैतिक घर्षण। तीनों को समझ लो पहले। देखो, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, एक वस्तु दूसरे के ऊपर रखी है और बस दोनों वस्तु रुकी हुई हैं,
तो स्थिर अवस्था में दो वस्तुओं के पृष्ठों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को, ठीक है ना, जब वस्तु रुकी हुई है स्थिर अवस्था में वस्तु के पृष्ठों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है जी। और जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है चलाने के लिए, तो जैसे जैसे हम बल लगाते हैं ना तो घर्षण भी रोकता है उसे, और ज़्यादा बल लगाते हैं घर्षण और ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु चलने वाली होती है क्योंकि हम बल बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, तो एक स्थिति जब वो चलने वाली, चली नहीं है, चलने ही वाली है, उस स्थिति में जैसे ढाल पर लुढ़कने ही वाली होती है, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, उस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है जी। और जब वस्तु चल रही है आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ बढ़िया तरीके से चल रही है, उस समय जो वस्तु के पृष्ठों के मध्य घर्षण होता है तो वो गतिक घर्षण कहलाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब वस्तु गतिमान होती है या जब दो या दो से अधिक वस्तु जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है, ठीक है ना, गति हो रही है, तो उस स्थिति में वस्तु के मध्य कार्य करने वाले बल को, घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है जी। 3 प्रकार के घर्षण हैं, तीनों के अपने अपने सूत्र हैं और चित्र तो एक का ही है खैर स्थैतिक घर्षण का। समझो भाई, देखो इधर क्या होगा, ये कोई वस्तु है किसी पृष्ठ पर रखी है, हम इसे आगे को खींचना चाह रहे हैं बल लगाकर, इसे रोक रहा है स्थैतिक घर्षण स्मॉल एफ। वस्तु का अपना भार है वो हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा W, जितना भार नीचे काम करेगा उतना ही अविलंबित प्रतिक्रिया बल लगेगा N, ठीक है जी, N। तो अभी तक तुम्हारे पास ये चारों के चारों जो ना ये सब बल ही हैं, ये भार जो ये भी एक बल होता है, अविलंबित प्रतिक्रिया बल ये भी बल ही होता है, घर्षण बल ये भी बल ही होता है, और ये है ये भी बल ही होता है, सबका मात्रक न्यूटन ही होता है। दुनिया में जितने भी बल होते हैं ना सबका मात्रक न्यूटन ही होता है। तो नाम कितने भी हो जाएं, ये नॉर्मली बल है हमारे पास बाह्य बल, ये अविलंबित प्रतिक्रिया बल है, ये भार वाला बल है और ये घर्षण बल है। कौन सा वाला, स्थैतिक घर्षण बल। ये चित्र है वो बाद में बनाएंगे, पहले परिभाषा लिख रहे हैं हम स्थैतिक घर्षण में। जब दो या दो से अधिक पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जब दो या दो से अधिक पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो स्थिर अवस्था में जब उनके पृष्ठों के मध्य, तो स्थिर अवस्था में जब उनके पृष्ठों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं होती है, तो स्थिर अवस्था में जब उनके पृष्ठों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं होती है कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चित्र बना लो ये वाला और दूसरा हेडिंग डाल दो। सीमांत घर्षण में लिख रहे हैं स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। चाहे तो बल भी ऐड कर सकते हो कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अगर बल पूछेंगे तो बल, घर्षण पूछेंगे तो घर्षण। घर्षण भी बल ही होता है। अभी यही हो गया। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। इसे Fs, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं।
एफ एस कहते हैं। हेड लिखेंगे सीमांत घर्षण के नियम। हमें साइकिल चल रही है, हमने ब्रेक लगाए, साइकिल रुक गई, किस कारण रुकी? घर्षण के कारण, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो कोई भी बता देता है ब्रेक लगाएंगे साइकिल रुकी जाएगी, ब्रेक फेल होंगे तभी ना रुकेगी। क्वेश्चन ये है कि एक ब्रेक जो आता है जिसमें वो रबड़, ब्लैक कलर की रबड़ पड़ी होती है, देखा होगा। एक आता है ये 10 रुपये वाला, एक आता है ये 20 रुपये वाला, ऐसे आता है। हाँ बताता हूँ मैं, साइज की बात बता रहा हूँ, बड़ा साइज छोटा साइज। ये 10 वाला है, 20 वाला है। एक में हमने ये 10 वाला लगा रखा है, एक पहिए में हमने 20 वाला लगा रखा है, बराबर स्पीड पर गाड़ी चल रही है। सुनो इधर, छोटा ब्रेक लगा रखा है किसी ने अपनी साइकिल में, एक ने बड़ा ब्रेक लगा रखा है। गाड़ी चल रही है अपनी साइकिल जो भी है, ब्रेक मारे एक साथ, बराबर स्पीड थी, एक साथ ब्रेक मारे, कौन सा पहिया पहले रुक जाएगा? बड़े ब्रेक वाला। बड़ा ब्रेक इतनी दूर तक काम करेगा, छोटा ब्रेक जो वो इतनी दूर तक काम करेगा, है ना। या कोई छोटा भाई ये तो नहीं कह रहा कोई ये रुक जाएगा, करके देखा है? इसलिए हर कोई महंगे वाले बड़े वाले ब्रेक पड़वाता है, ठीक है ना जी, जो कि सरासर बेवकूफ़ी है। जो घर्षण होता है वो बड़े छोटे पर निर्भर ही नहीं करता है, वो इसके खुदरेपन पर निर्भर करता है। तुम 1 मीटर का ब्रेक लगा दो, कितना बड़ा लगा दो, दोनों बराबर रोकेंगे, जितना ये रोकेगा इतना ये रोकेगा। मतलब ही नहीं ठहरता है, मतलब ठहरता है उस पर कि खुद कितना खुदरा है। अब देखो कौन से वाले लगवाने हैं। एक ब्रेक ऊपर से देखने में तुम्हें ऐसा नजर आएगा, एक ब्रेक ऊपर से ऐसे तिरछा रखोगे तो एक ब्रेक देखने में तुम्हें ऐसा वाला भी मिलता है, कट वाला। अब कौन से वाले से रुक जाएगी? अब कोई भी बता देगा आराम से। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसी से रुक जाएगी, क्योंकि इसका पृष्ठ खुदरा है, यहाँ घर्षण ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है जी। और यहाँ पृष्ठ चिकना है, यहाँ घर्षण कम उत्पन्न होगा। तो अगर ये दोनों बराबर साइज के ना तो इससे पहले रुक जाएगी, और अगर ये साइज बड़ा भी हो गया ना तो भी इससे ही पहले रुकेगी, समझ गए। क्योंकि घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण हमारा जो साइकिल चला रहा है, रोक रहा है मतलब, तो वो उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुदरेपन पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार और क्षेत्रफल पर। अब बहुत सारे लोग लगता है 10 वाला ना डलवा के 20 वाला डलवा दो, उससे साइकिल जल्दी रुक जाएगी, है। तो 10-20 से मतलब नहीं है, ये देखना होता है कि खुदरा कौन सा है, उससे साइकिल बढ़िया रुकेगी। कांटे बता देते तो आकार पर निर्भर नहीं करता, ये पहला नियम है। इसमें लेंगे सीमांत डाल दिया, सीमांत घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण के नियम, और इसमें लिखेंगे सीमांत घर्षण के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। नंबर 1, सीमांत घर्षण बल का मान। सीमांत घर्षण बल मत लिखो, सीमांत घर्षण का मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण का मान पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके आकार तथा क्षेत्रफल पर नहीं, उसके आकार तथा क्षेत्रफल पर नहीं। दूसरा लिखेंगे सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान अविलंबित प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल का मान अविलंबित, लंबवत, अविलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन के अनुक्रमानुपाती होता है। अविलंबित प्रतिक्रिया बल कैपिटल एन, एन के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए अर्थात करके ऐसा लिखोगे कि एफ एस जो है वो अनुक्रमानुपाती है एन के, एफ एस जो है अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और म्यू एस लगा देंगे। देखो म्यू है ये और सफिक्स में एस है, म्यू एस एन,
जहां म्यूएस एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, किधर लिख देंगे और तीसरा वाला हेडिंग डाल देंगे बस।